लद्दाख सुनने में जितना प्यारा लगता है उतना ही हार्ड है। मुझे लगा नहीं था कि मेरे इस ट्रिप के एंड में मेरे साथ इतना कुछ होने वाला है। बट कोई नहीं, बुरा था। बट लाइफ में कुछ अलग भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो आइए एंडिंग से शुरू करते हैं। तो जब हमारा ये लद्दाख का ट्रिप कंप्लीट हुआ तो मैंने और मेरे बाकी जो साथी राइडर्स हैं हमने डिसाइड करा कि कुछ अलग करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं। तो हमने डिसाइड करा कि हम लेह से फरीदाबाद का डिस्टेंस जो है 931 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कंटिन्यू राइड कवर करके डिस्टेंस को कवर करेंगे। बट हमारी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। तो आइए देखते हैं। तो भाई लोग, आज हम वो करने वाले हैं जो शायद किसी ने नहीं करा होगा, नॉन स्टॉप लेह टू फरीदाबाद। अब मैं आपको डिस्टेंस दिखा देता हूँ और लोकेशन दिखा देता हूँ अपनी। लेह टू फरीदाबाद 932 किलोमीटर, 19 घंटे, सॉरी 20 घंटे मान लो, 59 मिनट है। तो आज हम 3 राइडर, सागर खटाना, दीपक नागर और ऋतिक कश्यप, और 2 हमारे सपोर्टिव हैं, ये पीछे बैठे हैं। ये अगर हमें नींद आएगी तो हमें तमाचे बजाएंगे। तो एक राइडर पीछे बैठा है। हाँ, तो ये सफ़र हमारा कंटिन्यू होने वाला है। अब नींद आएगी तब ना मारूंगा। और हम टाइम टू टाइम वीडियो भी डालते रहेंगे। ओके गाइस, चलो। तो लद्दाख से तकरीबन 240 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद एक जगह आती है भरतपुर। रात के 9 बज गए थे हमें ड्राइव करते करते, और काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी थी और हवा भी काफ़ी ठंडी थी। ये मान लो हम सब राइडरों के हाथ और पैर एकदम सुन्न हो गए थे। तो मैंने डिसाइड करा कि आज की रात हम यहीं पे स्टे करते हैं सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि अगर हम आगे ड्राइव करते तो बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग हो सकती थी हमारे साथ। तो इस वजह से हमने डिसाइड करा कि हम वहीं पे स्टे करते हैं। तो रात को हमने वहाँ पे स्टे लिया, और जब हम अगली सुबह उठे और जब मैंने वहाँ उठ के देखा बाहर का नज़ारा, भाई सच्ची मेरी बैंड बज गई। तो भाई लोग, कल का जो मेरा टारगेट था लेह टू फरीदाबाद नॉन स्टॉप, वो बीच में ही कैंसिल हो गया। वो बीच में ही टूट गया। वो मेरी हिम्मत की वजह से नहीं, वो टूटा मौसम की वजह से। कल रात तकरीबन 9:30 बजे तक मैंने ड्राइव करा, और 9:30 बजे ऐसा पलटवार हुआ ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, 9:30 बजे स्नोफॉल चालू हो गया और ये सारी ज़मीन सफ़ेद पड़ गई। तो भाई इतना हैवी स्नोफॉल हो रहा है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ। मगर कल रात को बहुत तेज़ हवा चली, एकदम चिल्ड हवा। हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ी देर चाय वाय पी लेते हैं, देन उसके बाद निकलेंगे। बट ईश्वर को मंजूर ही नहीं था कि हमने एक दिन में कंटिन्यू अपने घर पहुंच सके। चलो कोई नहीं, अब यहाँ फंस चुके हैं हम। ये सरचू से कोई तकरीबन 50 किलोमीटर बाद आता है। काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही है और अभी भी स्नोफॉल पड़ ही रही है। अब देखते हैं कब तक पड़ती है, जब रुकेगी तब निकलेंगे यहाँ से। इम्प्रूव होता ना, कोई दिक्कत ही नहीं। साढ़ा हम कुछ मैसेज कर सकते हैं ना, विदाउट नेटवर्क के मैसेज भेज सकते हैं। आज यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है क्योंकि मौसम अभी रुका नहीं है, स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की। धूप भी नहीं निकली है, सारी गाड़ियाँ भी यहीं खड़ी हैं। देखिए गाड़ियाँ भी सारी यहीं खड़ी हुई हैं। और दूसरा, अभी नीचे पता चला 12 लच्छा में 4 से 5 फुट तक की बर्फ़ गिरी हुई है। ये देखो, अब इंडियन आर्मी आएगी, बर्फ हटाएगी, तब जाके कुछ होगा। तब तक के लिए हम अपने रैन बसेरे में इंतज़ार करते हैं कि ये स्नो कब हटे। ये देखिए हमारे टेंट के ऊपर से बर्फ हटाई जा रही है इस तरीके से। हवा बहुत तेज़ चल रही है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। अब देखते हैं कैसे इसे कंट्रोल में लाते हैं।
हालात कुछ इस तरीके के हैं कि चाय की जगह गर्म पानी पीना पड़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बाहर कपड़ों पे भी बर्फ पड़ गई। जो इनके कपड़े हैं यहाँ पे भी बर्फ पहुंच गई। ये देखिए, हिम्मत नहीं हो रही है किसी की बाहर निकलने की। ये कुछ इस तरीके की हमारी व्यवस्था है जहाँ पे हमने सहारा लिया है। तो सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि हम यहाँ बुरी तरीके से फंस चुके थे। हमारी जेब में ना कैश था, ना फ़ोन में नेटवर्क, जो हम घर पे इन्फॉर्म कर सकें कि हम ठीक हैं। एक्चुअली क्या है कि हमने घर पे बोला था कि हम 30 तारीख तक घर पहुँच जाएंगे, बट 30 तारीख से पहले हमारे साथ ये सब हो गया कि हम यहाँ बुरी तरह से फंस चुके थे। तो इसलिए मैं घर वालों से कांटेक्ट करने के लिए निकल लिया नेटवर्क की तलाश में। बट मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वहाँ सिंगल पर्सन के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं मिला मेरे को। तो नेटवर्क की खोज में जा रहा हूँ। अगर यहाँ कहीं नेटवर्क मिल जाए या किसी के फ़ोन में नेटवर्क आ रहा हो तो एक बार हम कर दें, इन्फॉर्म कर दें कि हम ठीक है और यहाँ थोड़ा फंसा हुए हैं। जैसे ही यहाँ से निकलते हैं, जैसे ही मौसम ठीक होता है, रोड पर बर्फ़ हटती है। 12 अच्छा तक है वैसे ये बर्फ़। तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। हालात और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। टाइम टू टाइम हवा और बर्फ़ दोनों बढ़ती जा रही है। ये देखिए सामने। दिक्कत ये है अगर एक बार को हवा भी ना हो तो हम यहाँ से निकलने की कोशिश करें, बट प्रॉब्लम ये है कि हवा के साथ साथ स्नोफॉल भी है, तो बाइक या स्कूटी चलाना इम्पॉसिबल है। वो देखिए 4x4 थार यहाँ खड़ी है, वहाँ पे इंडियन ऑयल के ट्रक खड़े हैं, सब बुरी तरह फंसे पड़े हैं। अब देखते हैं कब तक निकलते हैं यहाँ से, कब तक ये मौसम ठीक होता है। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आई है मेरे साथ। तो शाम के 5 बज चुके हैं और मौसम में थोड़ा सा चेंज है। स्नोफॉल तो रुक गई है बट हवा नहीं रुकी है, तो हमारे निकलने का कोई आसार नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हवा चाहे जून की हो चाहे जनवरी की, दोनों ही राइडरों को बुरी तरह मार देती है। तो हम अभी कोई रिस्क नहीं लेंगे। और दूसरा, रोड भी साफ़ नहीं है, रोडों पे भी स्नोफॉल है। ये देखिए रोडों पे भी स्नो जमी हुई है अभी। अब देखते हैं स्नो कब तक हटती है। तो मौसम को देखते हुए हमने अपना जो रात का खाना है वो बनाना चालू कर दिया है। ये देखिए हम किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। ये देखिए बर्फ़ को पिघला के हम पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये खुद से खाना बनाने का 2 रीज़न है, एक कैश और दूसरा टेस्ट। कैश इसलिए क्योंकि हमारा जितना भी कैश था वो सब लद्दाख में उड़ चुका है, सब लद्दाख में ख़त्म हो गया, क्योंकि लद्दाख में सब जगह हमें कैश पेमेंट करनी पड़ी। ऑनलाइन की बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे नेटवर्क इशू चलता है, और जहाँ हमने स्टे करा है यहाँ पे भी नेटवर्क का बड़ा दिक्कत है। ये मान लो हम घर वालों तक को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ पे हैं, कैसे क्या है, बट कोई नहीं, यहाँ का तो देखेंगे, हम टैक्सी से अरेंज करेंगे। और दूसरा टेस्ट इस वजह से क्योंकि जब से हम दिल्ली से निकले ना भाई, ढंग का खाना नहीं मिला, सच बता रहा हूँ। अब देखिए भाई दिल्ली वालों को होता है कि स्पाइसी खाना, हमारा स्पाइसी थोड़ा सा चलता है, बट यहाँ थोड़ा कम नमक मिर्च रहता है, तो भरपूर पेट भर के खाना नहीं खा पाते। खुद बनाते हैं तो मतलब कि अपने हिसाब से नमक मिर्च सब डाल के पेट भर के खाना खाते हैं।
जब तक हमारा ये बीन्स की सब्ज़ी बन रही है, जब तक हमारा खाना बन रहा है, आप मज़ा लीजिए। ऐसा लग रहा है माउंट एवरेस्ट पे आ गया। ये मेरी बसंती जो कि बर्फ से लड़ रही है, और ये देखिए पीछे पहाड़। हाय हाय, मेरे हाथ सुन्न हो गए भाई साहब, ये मान लो फ़ोन पकड़ते ही। अब मैं आपको ज़्यादा नज़ारे ना दिखाते हुए अंदर भाग लेता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, ठंडी हवा एकदम प्यारी। ये देखिए गाड़ी का कैसा करता है। तो भरतपुर में जैसे ही हमें दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, मैंने डिसाइड करा कि अब मैं यहाँ और नहीं रहने वाला। मैं कैसे भी करके यहाँ से अपनी स्कूटी उठाऊंगा और यहाँ से निकलूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बट अपनी किस्मत इतनी ख़राब थी कि मुझे पता नहीं था कि इसके बाद एक और प्रॉब्लम मेरा इंतज़ार कर रही है। आज हमें यहाँ भरतपुर में फंसे हुए दूसरा दिन है। लगता नहीं है कि यहाँ सरकार कोई हेल्प करने वाली है, यहाँ पे कोई रोडों पर से बर्फ़ हटाने वाली है, कुछ ऐसा सीन होने वाला है। तो हमने ठाना है कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि घर पे इन्फॉर्म नहीं किया, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, और दूसरा हमारे पास अब इतना बजट भी नहीं है कि यहाँ बैठे रहें, और कब तक बैठे रहेंगे एक जगह पे। तो इसलिए आज हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखो क्या होता है। अभी हम निकल रहे थे तो हमारा बिल हुआ था 3,500 का। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास कैश का इशू है, जो भी हमारे पैसे हैं वो पेटीएम में है या फ़ोनपे में है, ऑनलाइन है। तो आर्मी के लोग इतने अच्छे हैं कि हमारे 1,000 रुपये कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने हमें 1,500 रुपये कैश दे दिया, और सिर्फ एक विश्वास के तौर पे। वो हम उन्हें नीचे जाके रिटर्न करेंगे जब हमारे नेटवर्क आ जाएंगे। तो ऐसे ही मुसीबत में फंसे रहते हैं लोग, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जैसा आर्मी वालों ने करी, और आर्मी तो वैसे भी हमारी हेल्प करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। बस अब हम निकल रहे हैं। मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है, बट मौसम के भरोसे हम बैठ नहीं सकते। तो चलिए अब देखते हैं आगे की सिचुएशन कैसी होती है। मैंने अपनी बसंती पहुंचा दी है ऊपर रोड पे स्ट्रगल करके। अब यहाँ पर हम अपना लगेज बांध रहे हैं। लगेज बांधने के बाद थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे अपने व्हीकल्स में, देन हर हर महादेव का नाम लेके भागते हैं आगे की तरफ। भाई जो भी हो जाए, आज यहाँ से निकलना है, कब तक फंसे रहेंगे। और आर्मी वाले भैया को धन्यवाद। चलो दीपक उतर के आना, उतर के यार, तो गधा है। ये डल रहा है हमारे व्हीकल्स में ऑयल, पेट्रोल। तो अभी एक और काम करना है हमें। अपने जो व्हीकल्स हैं इनमें से, जो इनके टायर हैं, इनमें से हवा थोड़ी निकालनी पड़ेगी ताकि बर्फ़ पे ग्रिप बनी रहे। हल्की हल्की हवा निकालेंगे क्योंकि पूरी हवा है, कहीं स्लिप होने का डर है। तो इसलिए इनमें से हवा निकाल के जब आगे की ओर बढ़ेंगे हम। पीछे वाली की ओर निकाल दें।
हमने जो हमारे व्हीकल्स थे उनके टायरों में से हल्की हल्की हवा निकाल दी थी ताकि जो हमारे व्हीकल्स है वो दब के चलें, टायर में से एयर प्रेशर कम हो और वो अच्छे चलें। तो जैसे ही हम वहाँ से कुछ दूर चले तो हमारा जो एक साथी राइडर्स था उसकी बाइक में प्रॉब्लम आ गई और उसकी बाइक वहीं पे बंद हो गई। बट अगर आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो बाइक से तो बाइकर्स जो होते हैं, आपके साथी बाइकर्स होते हैं, जो बाकी ट्रैवलर्स रहते हैं बाइकर्स, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। एक कनेक्शन सा बन जाता है राइडरों के बीच ना। सारे रोड पे जब एक दूसरे को देखते हैं तो हाई फाई करते हैं, तो काफ़ी कनेक्शन क्रिएट होता है और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही एक राइडर थे, रोहतक के राइडर थे, तो उन्होंने जब देखा कि हमारी ऐसे ऐसे बाइक ख़राब हुई पड़ी है, वो हमारे पास आए और उन्होंने हमारी हेल्प करी। एक्चुअली क्या था, हमारी जो बाइक थी उसका स्पार्क प्लग ख़राब हो गया था और किस्मत से उनके पास वो स्पार्क प्लग था, तो उन्होंने वो स्पार्क प्लग दिया और तब जाके हमारी बाइक स्टार्ट हुई। चीज मार रही है। बट बाइक तो स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो कि मेरे साथ हुई थी। दरअसल जो मेरे साथी राइडर ने मेरी स्कूटी की हवा निकाली थी सही से चलने के लिए, ताकि हमारी स्कूटी और बाइकें बर्फ़ पे अच्छी तरीके से दब के चल सके, उसमें क्या प्रॉब्लम आई, मेरी स्कूटी पे लोड था और पीछे एक बंदा बैठा हुआ था। तो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, ज़्यादा लोड होने की वजह से वो हवा टायर में से बिल्कुल निकल गई। और हवा निकलने के बाद क्या हुआ, अब मैंने देखा कि 150 किलोमीटर आगे ना 150 किलोमीटर पीछे कोई मैकेनिक नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने सोचा कि चल जहाँ तक चलती है वहाँ तक चलाता हूँ। तो मैंने वो हवा तो निकली हुई थी, मैंने स्कूटी जैसे ही आगे चलाई तो रिम पे से टायर उतर गया।
तो इसी बीच काफ़ी राइडर्स ने मेरी हेल्प करने की भी कोशिश करी, जिनमें एक यूके का राइडर था, वो मेरे पास आया, उसने मेरे को अपना एयर प्रेशर वाला पंप दिया। बट दिक्कत क्या थी, उससे भी बात नहीं बनी। कुछ केरला के राइडर्स थे, वो भी मेरे पास आए, उन्होंने भी अपना पंप वगैरह दिया, बट उनसे भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो स्कूटी का बैक वाला टायर था वो है ट्यूबलेस। तो ट्यूबलेस टायर का टायर रिम पे से उतर चुका था, तो उसे हाई प्रेशर की ज़रूरत थी। उनके पास नॉर्मल पंप थे, उनसे काम नहीं बन पा रहा था। अब धीरे धीरे मेरी भी थोड़ी सी हवा निकलने लगी, मुझे भी डर लगने लगा, क्योंकि यार एक्चुअली 2 दिन में तो हम वहाँ से निकले थे मौसम की वजह से। अब मेरे को डर था कि कहीं दोबारा स्नोफॉल ना हो जाए, क्योंकि ना मेरे पास कैंप था, ना मेरे पास टेंट था, ना कुछ खाने का सामान था, क्योंकि जो भी सामान था वो मेरे बाकी राइडर्स के पास था जो मेरे से आगे निकल चुके थे। तो अब थोड़ा सा डर भी लगने लगा। बट इस टाइम पे मेरी थोड़ी सी किस्मत अच्छी निकली। पीछे से एक ट्रक ड्राइवर आता है, जिसने मेरे से पेट्रोल मांगा था उसका ट्रक स्टार्ट करने के लिए। तो वो ट्रक ड्राइवर मेरे को पहचान लेता है, वो ट्रक ड्राइवर मेरे पास आता है। ये ट्रिप मेरे जीवन काल का सबसे यादगार ट्रिप होने वाला है। होने वाला क्या, हो रहा है, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा स्नोफॉल से बचे थे, मौसम खुला था, सड़कें खुली थी। इतने में मेरे साथी की बाइक की बैंड बज गई, बाइक ख़राब हो गई। वो तो ठीक है, पीछे बाइकर्स आ रहे थे, उन्होंने थोड़ी हेल्प करी तो बाइक ठीक हुई। इतने वो आगे निकले, हमारी बाइक की हवा निकल गई, सॉरी स्कूटी की हवा निकल गई। बट मेरी स्कूटी की हवा नहीं निकलती, वो जो मेरा साथी था वो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में उसने मेरी स्कूटी की हवा निकाल दी कि बर्फ़ में प्रेशर सही रहेगा। बट एक तो स्कूटी पर लोड इतना था, ऊपर से पीछे बंदा बैठा हुआ था, वो सारी हवा निकल गई। अब मैंने सोचा इतनी, अब यहाँ पे कहाँ पंचर वाला है, कोई स्कूटी वाला मिलने वाला, बाइक रिपेयर करने वाला मिलने वाला है। मैंने ऐसे चलाई तो उसकी और बैंड बज गई। वो तो ठीक है, ये ट्रक ड्राइवर भैया, वो तो ठीक है, ट्रक ड्राइवर भैया हमारे लिए मज़िया बन गया आगे। और हमने इनके ट्रक में जो है अपनी स्कूटी लोड कर दी पीछे। अब देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। आगे जिस्पा में गांव बता रहे हैं भैया, वहाँ पे जो मैकेनिक मिलेगा तो हम अपनी स्कूटी ठीक कराएंगे, फिर आगे का सफ़र चालू करते हैं। और यहाँ देखिए हमारी तरह और भी लोग फंसे हुए हैं, और इंडियन आर्मी मौसम का मज़ा लेते हुए, नज़ारों का मज़ा लेते हुए, फ़ोटो क्लिक कराते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने घर की तरफ जाते हुए। तो चलिए देखते हैं आगे आगे और क्या संघर्ष करने हमें, और कितनी मुसीबतों को झेलना पड़ेगा, देखते हैं।
वो ट्रक ड्राइवर मुझे लगभग 150 किलोमीटर जो भी हमारे हाई पासेस थे वो मेरे को नीचे छोड़ता है लाके एक नीचे काफ़ी दूर जिस्पा नाम का एक गांव आता है, वहाँ पे वो लाके मेरे को छोड़ता है मैकेनिक के पास। नीचे जिस्पा गांव में लाने के बाद मैं उसमें एक हल्का सा प्रेशर पंप करता हूँ और वो टायर नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो फाइनली ट्रक वाले भैया ने हमें जिस्पा से करीबन 50 किलोमीटर दूर छोड़ा है और मनाली से 80 किलोमीटर पहले। दरअसल मेरी स्कूटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक छोटी सी दिक्कत थी हवा की। खाली एक हवा की दिक्कत की वजह से मेरे को अपनी स्कूटी ट्रक में लोड करके और जिस्पा तक लानी पड़ी। यार बताओ, मतलब पनौती, मतलब कि क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो कोई नहीं, फाइनली अच्छा हुआ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्कूटी में। और अब हम निकलते हैं सीधा मनाली के लिए, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं निकलता हूँ फटाफट मनाली के लिए। तो फाइनली बर्फ़ में फंसने के बाद, मेरी स्कूटी की हवा निकलने के बाद, स्कूटी ट्रक में लोड करने के बाद मैं मनाली पहुंच चुका हूँ। ले टू फरीदाबाद का मेरा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब कल मैं अपने होम पहुंच जाऊंगा फरीदाबाद। सफ़र काफ़ी चैलेंज भरा था बट मैंने कंप्लीट करा। तो आप लोगों से बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। इतनी मेहनत और इतनी मुसीबतें मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही लेता हूँ ताकि आप तक कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ यूनिक भरा, कुछ धांसू सा पहुँचा सकूँ। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए आवारा फील द हिल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।